हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं आगे। हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिशिंग इन एएमजे एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल। 2011-2012 में एक सीरीज़ निकाली थी एडिटर्स ने, नोट्स फ्रॉम द एडिटर, जिसमें इन्होंने कुछ टिप्स वगैरह दिए। 7 पार्ट की सीरीज़ है। हम स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, रिसर्च डिज़ाइन। ये गूगल स्कॉलर के ऊपर, JSTOR के ऊपर ही अवेलेबल है PDF। सेकेंड पार्ट के अंदर एडिटर शुरू करते हैं यहाँ से कि ज़्यादातर PhD स्टूडेंट अपने डॉक्टरल एजुकेशन में या कोर्स वर्क में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, रिसर्च मैथडोलॉजी, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि कैसे काम किया जाता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, अलग अलग टेक्निक क्या है, मेथड, स्टैटिस्टिक्स, सबके बारे में बताया जाता है और उसके अनुसार ही वो काम करते हैं। तो एडिटर्स का कहना है इसमें क्या नई बात आपको हम बताएंगे, ये तो ऑलरेडी फिक्स सा है, एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो इन्होंने कहा 2 बातें। पहले तो ये कह रहे हैं कि हम आपको वो बताते हैं कि डिज़ाइन इशू के कारण पेपर क्यों रिजेक्ट होते हैं एएमजे में, क्या एडिटर्स के दिमाग में चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। सेकंड, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है रिसर्च डिज़ाइन कि आप इसको ड्यूरिंग द पब्लिकेशन फेज चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की है और आप बाद में बोलें अच्छा चलो मैंने मान लिया क्रॉस सेक्शनल की है, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बारी आपने जब स्टडी कर दी तो ये तो इम्बाइब हो गया उसके अंदर, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो या तो सही है या गलत है। तो एडिटर्स क्या सोचते हैं, क्या गड़बड़े हैं, क्यों पेपर्स रिजेक्ट होते हैं, उसके कारण ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो 3 इन्होंने कारण बताए हैं इसके। पहला तो है मिसमैच बिटवीन द रिसर्च क्वेश्चन एंड द डिज़ाइन। सेकंड, मेजरमेंट एंड ऑपरेशनल इशू। और थर्ड, इनअप्रोप्रिएट और इनकम्प्लीट मॉडल स्पेसिफिकेशन। 3 बातें हैं, हर एक में 2-3 बातें हैं। पहला देखते हैं रिसर्च क्वेश्चन और डिज़ाइन। अब इनका ये कहना है, सबसे पहले तो ये बहुत ओपनली बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल डाटा इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ रिजेक्शन। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने क्रॉस सेक्शनल बिल्कुल ख़राब होता है, बायस होता है, उसके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। पॉइंट इनका ये है एडिटर्स का कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, क्या वो उस तरह के क्रॉस सेक्शनल डाटा से आंसर हो सकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसको ये कह रहे हैं कि देखिए, जब भी कभी आप बात करते हैं कॉजिलिटी की, चेंज की, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट आना, ये कभी भी क्रॉस सेक्शनल डाटा से नहीं आता है। ऑडिटर्स जो एडिटर्स हैं, ये इसको बहुत ही ओपनली बोल रहे हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं इसे। अगर मैं ये कहूँ कि हॉर्लिक्स से हाइट बढ़ती है या बॉर्नवीटा से हाइट बढ़ती है, और मैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी करूँ, मैं 200 पेरेंट्स के पास गया, उनसे मैंने पूछा कि क्या लगता है बॉर्नवीटा से हाइट बढ़ती है, 70% ने कहा हाँ बढ़ती है, तो मैं कंक्लूड कर दूं कि बॉर्नवीटा से हाइट बढ़ती है। एक सैंपल जो एक एरिया में रहता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो सोचता है, इज दिस ट्रूथ? ऐसे करना ज़्यादा ठीक है, या जैसे वो हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा वाले अपनी ऐड में दिखाते हैं कि बच्चों को लैब में ले गए, सेम बच्चे थे, कुछ को हॉर्लिक्स पिलाया, कुछ को नहीं पिलाया, 1 महीने के बाद इनकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई एज कम्पेयर टू अदर्स, ऐसे करना चाहिए? एडिटर्स का बहुत ही क्लियरली कहना है कि अगर आप बात करते हैं कॉजिलिटी की, तो हम ये मान के चलते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा से कॉजिलिटी नहीं आती है। या आप जब चेंज की बात करते हैं, चाहे आप कोई भी टूल टेक्निक यूज करें, क्रॉस सेक्शन में ये नहीं आएगी। इसके लिए 2 टेक्निकें रिकमेंड करते हैं, या तो आप करें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या करें एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल के अंदर नाइबर्ग, फुलमर, गेरहार्ट 2010 का है। इन्होंने पैनल डाटा को यूज किया और फिक्स इफेक्ट रिग्रेशन को यूज किया, ये दिखाने के लिए द डिग्री टू विच CEO शेयर होल्डर फाइनेंशियल अलाइनमेंट होगा, उससे फ्यूचर शेयर होल्डर रिटर्न आएगा। ये इन्होंने क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल डाटा से दिखाया, और क्रॉस सेक्शनल फॉर्म हेट्रोजेनिटी और अप्रोप्रिएटली मॉडल को इन्होंने अलाइनमेंट करके उनको फैक्टर इन करके काम किया है। तो लॉन्गिट्यूडनल पे काम करें या एक्सपेरिमेंटल पे काम करें। इनका ये कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि क्रॉस सेक्शनल पे काम ना करें, पर अकॉर्डिंगली रिसर्च क्वेश्चन आप बनाएं। अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिखे हैं कॉजिलिटी एक्सेट्रा, तो क्रॉस सेक्शनल डाटा उसकी एक पुअर चॉइस है। यहाँ पे इस चीज को आप दोबारा देख लीजिए। इफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व्स चेंज और कॉजल एसोसिएशन, देन क्रॉस सेक्शनल इज ए वेरी पुअर चॉइस। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि अगर आप बहुत हायर एंड के अंदर जा रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल डाटा विल नॉट टेक यू देयर। तो या तो लॉन्गिट्यूडनल पे काम करें या एक्सपेरिमेंटल पे। ये पहली बात है जो एएमजे के एडिटर बोल रहे हैं। हो सकता है आप सहमत हो सकता है ना सहमत हो, इससे कोई बात नहीं। सेकंड है इनअप्रोप्रिएट सैंपल एंड द प्रोसीजर। आपका रिस्पोंडेंट कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोल रहा है, इसको देखें। इनका ये कहना है कि जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि स्टूडेंट से ये पूछा गया कि आप बताइए, आप, इनका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप
ऑन रिएक्शन टू मेल एंड फीमेल मैनेजर। स्टूडेंट लिए और जिनका कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी था, उनको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज किया और वहां पे देखा कि वो डिसीजन कैसे लेते हैं। अकॉर्डिंगली का मैनेजर ऐसे डिसीजन लेंगे। अब ये इनका कहना है कि नहीं, स्टूडेंट मैनेजर्स की प्रॉक्सी नहीं है, स्टूडेंट अगर ऐसा करेंगे तो मैनेजर भी ऐसा करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। यहां पे आपकी जो सैम्पलिंग यूनिट है वो सही नहीं है सिलेक्शन। या तो आप जाके एग्जीक्यूटिव्स को सर लें, या आप स्टूडेंट्स पे काम करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड कर सकते हैं, जिसमें उनसे पूछा जाए कि वो किस तरह के मैनेजर के साथ काम करेंगे स्टूडेंट फ्यूचर में। ये बिल्कुल ठीक है, यहां ये सेट है बिल्कुल। तो सैम्पलिंग यूनिट जो जवाब दे रहा है, क्या वो सही पर्सन है, क्या वो ठीक से जवाब दे रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, इफ अ स्टडी इन्वॉल्व्स अनफोल्डिंग सिनेरियो वेयरइन अ सब्जेक्ट मेक्स अ सीरीज ऑफ डिसीजन ओवर टाइम, responding to the feedback about these decisions, researcher will be well served by collecting data over time। अगर आप जैसे आपने कुछ डिसीजन दिया, उसका कुछ आया आंसर, फिर आगे किया, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी, इससे ज़्यादा बेहतर आएगा बजाय 45 मिनट्स के आप लैब सेशन करें। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल और लॉन्गिट्यूडनल में भी फर्क है। ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल में बिल्कुल ही ट्रूथ आ जाएगा, कुछ ट्रूथ ऐसे होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आएंगे। यह मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। अब इसको अगर कोई रिसर्चर काम करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ जीएसटी, प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट जीएसटी में किसको लेंगे आप? अगर जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के 6 मंथ के अंदर का आप डाटा लें तो लगभग हर आदमी रो रहा था कि कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या करना है, कैसे करना है। 9 महीने बाद थोड़ा चेंज हुआ, 1 साल बाद काफी चेंज हुआ, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कुछ और चेंज हुआ। इसका मतलब ये है प्री एंड पोस्ट में पोस्ट किसको लेते हैं, ये तो बहुत ही एक डाउटफुल है। अगर आप 6 मंथ को लेंगे तो आएगा रिजल्ट बेकार है, 2 साल लेंगे शायद अच्छा है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 6 मंथ बाद, 9 मंथ बाद, 1 साल बाद और 2 साल बाद लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे हम करके देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में एक और भी बात बोली जाती है कि जैसे आपने कहा कि मोटिवेशन का इफेक्ट हमें परफॉर्मेंस पे देखना है। अब मोटिवेशन कोई बटन नहीं है कि आपने बटन दबाया और कल आपकी सुबह परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। मोटिवेशन का मतलब यही है, आपको आपकी एबिलिटीज जो आपकी हैं, कैपेबिलिटीज जो आपकी हैं, उसके अंदर विश्वास कर रहा है लीडर, आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप करें काम। तो फर्स्ट यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, आप काम करेंगे, अपने जो चैलेंजेस हैं उनको पार करेंगे। तो इससे क्या होगा, इट विल टेक टाइम। तो यहां पे अगर आप इसका चेक करना चाहें मोटिवेशन का क्या इफेक्ट है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ज्यादा बेहतर होगी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पे मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लेटेंट ग्रोथ मॉडल। बहुत ही सिंपल है, बस लोगों को आइडिया नहीं है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। अमोस के अंदर काम करते हैं, किया जा सकता है वहां पे काम। आगे चलते हैं इसमें। ये अगेन वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि ये सैंपल अच्छा है, ये सैंपल बुरा है, ऐसा नहीं कह रहे। सिंपल ये कह रहे हैं जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, क्या वो और आपका सैंपल मैच करता है कि नहीं करता, कौन जवाब देगा, किस पर्सपेक्टिव से जवाब देगा, ये आपको जरूर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनका मेजरमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन। ये खास तौर पे बात कर रहे हैं जब कोई नया स्केल बनाते हैं तो वहां पे आपको बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना चाहिए उसकी डेफिनेशन क्या है, बाउंड्रीज क्या है, एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्ट से कैसे अलग है, कितना सिमिलर है, क्या जम्पशन है, इन सब के बारे में आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करना पड़ेगा। आप सरसरी तौर पे नहीं बता सकते कि मैंने एक नया बना दिया कंस्ट्रक्ट। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, स्केल कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक पीएचडी का टॉपिक है। स्केल बनाना बहुत बड़ी बात होती है और स्केल बनाने में 2-3 साल लगते हैं। तो एक अगर आप लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट में देखते हैं, प्रोफेसर गुरजीत मैम ने समझाया हुआ है कि एक स्केल बनाने में 2 से 3 साल भी लग जाते हैं और उन्होंने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की है। तो अगर न्यू कंस्ट्रक्ट बना रहे हैं, आपको उस पर बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अदरवाइज मान के चलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इनअप्रोप्रिएट अडॉप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मेजर। ये तो बहुत ज्यादा करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जिस्टिंग लिया, उसको चेंज कर लिया। अब कहना यह है कि भाई सर्वे लेंथ भी एक होती है, इतने लंबे स्केल कोई भरता नहीं है। तो आपने कैसे पिक एंड चूज की है एग्जिस्टिंग लिटरेचर से, उसका क्या सपोर्ट है, क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये चीज आपको वहां बतानी पड़ेगी, क्या रीजन है उसके। इन्होंने ऑथर्स ने कहा हम 2-3 आपको बताते हैं इसके तरीके। पहला तो 3 तरीके हैं इसके। अगर आप जब भी कभी एग्जिस्टिंग स्केल का अडेप्टेशन करें, 3 तरीके क्या हैं। पहला तो आप अपेंडिक्स के अंदर वो सारे आइटम डालिए
जो मैन्युस्क्रिप्ट में आपने यूज किए हैं, ताकि रिव्यूअर को फेस वैलिडिटी के बारे में पता लगे क्या क्या आपने मेजर किया है। सेकंड, ऑथर्स को हो सकता है नया और पुराना दोनों यूज करें और आप दिखाएं कि इन दोनों के अंदर कन्वर्जेंट वैलिडिटी बहुत हाई है। ओके, दोनों सैंपल जो अलग अलग सैंपल पे मेजर करें और दिखाएं कि जो बड़े से आता है वही छोटे से आ रहा है, इसलिए मेरा ठीक है। और थर्ड ये है कि आप अपने नॉमोलॉजिकल नेटवर्क के और वेरिएबल लें और उनसे भी दिखाएं कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो वेल प्लेस्ड है, हमने ठीक मेजर किया है। ये एडिशनल आपके पॉइंट्स हैं जो भी आप लिखते हैं अपने न्यू कंस्ट्रक्ट के। उसके अलावा आप ये दिखाइए कि पुरानी से नया कैसे बेहतर है, उन दोनों के अंदर वैलिडिटी कितनी आ रही है, कि वो सही रिफ्लेक्शन है, छोटे वाला जो आपका पार्ट है वो बड़े का। और थर्ड, नॉमोलॉजिकल नेटवर्क भी असर्टेन करते हैं बाकी के वेरिएबल कि ये आपने ठीक मेजर किया है। तो ये दो बातें हमने की यहाँ पे, एक तो नए के बारे में, एक पुराने के बारे में अगर उसका अडेप्टेशन करते हैं। और थर्ड है हमारा इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मेजर। बहुत बार इंटरेस्टिंगली एडिटर्स बताते हैं कि कई बार क्या करते हैं, एक तरीका दूसरी जगह लगा दिया जो टोटल मिसफिट है। देखिए एक एग्जांपल देखिए, इन्होंने कहा चेंज इन फॉर्मेट, जैसे रेस्टोरेंट में किया, ये इन्होंने एक मेजर लिया है स्ट्रेटेजिक चेंज का। करते हैं रेस्टोरेंट ऐसा, बैंक्स करते हैं, पूरा फॉर्मेट चेंज है, लेआउट चेंज कर दिया कि एक नई कल्चर हमने शुरू की। किसी पर्सन ने उस को लिया और पेपर सबमिट किया, चेंज इन फॉर्मेट एज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्च। अब ऑर्गेनाइजेशनल सर्च का इससे क्या लेना देना है, ये कुछ बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। चेंज इन फॉर्मेट का स्ट्रेटेजिक चेंज कर रहे हैं रेस्टोरेंट, वो तो क्लियर है, समझ आ रहा है, पर इससे ऑर्गेनाइजेशन सर्च में कैसे हुआ, या उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। तो इन्होंने कहा इस तरह के सिनेरियो में दैट इज डूम्ड टू बी रिजेक्टेड। यूजिंग एग्जिस्टिंग मेजर टू असेस कंप्लीटली डिफरेंट कंस्ट्रक्ट, या तो बताइए कि क्यों इससे आप मानते हैं सेम मेजर से कोई और वेरिएबल आपका मेजर हो रहा है, कैसे हो जाएगा, उसका रैशनल लिखें, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है कॉमन मेथड वेरिएंस। ये तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है बहुत लंबी, और ये बहुत कमाल की बात है कि आज भी लोग बिल्कुल इस पे नहीं देखते हैं कॉमन मेथड वेरिएंस पे। एक बस एक तरह का ये है कि हाँ लिखना होता है, हार्मन सिंगल फैक्टर हमें लिखना होता है और नेडकॉक का VIF लिखना होता है, पर ये उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। इनका ये कहना है कि जो डाटा क्रॉस सेक्शनल है और सेम मेथड से सारा का सारा डाटा सर्वे मेथड से किया है, वो सीरियसली मिस्टेकन है और उसको रिजेक्ट करेंगे ये लोग। पोडोस्कोफ ने बहुत डिटेल दिया है और उसके प्रोसीजर्स, उसके रेमेडीज भी दी हैं, जो मैंने एक अलग प्लेलिस्ट में समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडल स्पेसिफिकेशन। मॉडल स्पेसिफिकेशन में दो पॉइंट इन्होंने लिए हैं, कंट्रोल वेरिएबल और मीडिएटर। पहले कंट्रोल वेरिएबल की बात करते हैं। ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कंट्रोल वेरिएबल जितने भी हैं सारे पॉसिबल कंट्रोल वेरिएबल आप ले लें। तो की कंट्रोल वेरिएबल की बात करें, कैसे पता कौन सा कंट्रोल वेरिएबल की कंट्रोल है? तीन उसके इन्होंने बताए हैं पॉइंट। पहला, कंट्रोल वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड होना चाहिए और उसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और ये आपको लिखना भी है कि कंट्रोल वेरिएबल क्यों आपको लगता है डीवी से रिलेटेड है। कोई थ्योरी बोलती है, कोई प्रीवियस सर्च स्टडी बोलती है। सेकंड, वो कंट्रोल वेरिएबल आईडीवी से भी कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आईडीवी से कनेक्ट होगा तभी तो उसका शेयर लेगा वो R² का। अगर वो कनेक्ट ही नहीं आईडीवी से तो रखा रहेगा, कंट्रोल अपना एक्सप्लेन कर रहा है, आईडीवी अपना एक्सप्लेन कर रहा है, ये रिलेशन होना चाहिए। और थर्ड, there must be a logical reason that the control variable is not a more central variable in the study। अगर यही मेन हो गया कंट्रोल वेरिएबल, फिर काफी दिक्कत रहेगी। आप बताएंगे नहीं इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा नहीं है कि यही ओवरऑल सब कुछ है। तो ये तीन अगर आपके नहीं है और आप कंट्रोल लेते हैं वो गलत है, और तीनों है और कंट्रोल नहीं लेते वो भी गलत है। तो अगर आप कंट्रोल वेरिएबल लें तो इनका पेपर का रेफरेंस देके, नोट्स फ्रॉम द एडिटर का, और इसको तीनों को आपको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट है मीडिएटर। इनका ये कहना है कि हम अप्रिशिएट करते हैं वो पेपर्स जिसमें थ्योरी को टेस्ट किया जाए, बिल्ड किया जाए या एक्सटेंड किया जाए, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए जब भी कोई एरिया बहुत नया होता है तब तो हमारा एफर्ट रहता है कि उनके बीच में कॉजल लिंक एस्टेब्लिश करें, A लीड टू B। जब वो थोड़ा राइप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, लोगों ने काफ़ी काम कर लिया, फिर हम देखते हैं नहीं A से B नहीं होता, A से कुछ और होता है और उससे B होता है, तो मल्टीपल मीडिएटर फिर वहाँ पे आ जाते हैं और सेंस भी करते हैं। बिल्कुल नए एरिया में आप मीडिएटर पे काम जनरली नहीं करते हैं, पहले तो आप बताते हैं किसका रिलेशन किससे है, लेटर ऑन बाद में मीडिएटर वगैरह पे काम करते हैं या मॉडरेटर पे काम करते हैं। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का। इन्होंने कहा इस पे इतनी ज़्यादा स्टडीज हुई हैं और उनके अंदर सबने बताए हैं मॉडरेटर है। प्रॉब्लम ये है कि हर मीडिएटर
हर मीडिएटर लोगों ने अलग अलग लिया है, एज इफ के बस यही एक मीडिएटर है, तो अलग अलग लगता है, तो एक होलिस्टिक नहीं है, लोगों ने काम नहीं किया कि सबको मिला के क्या इफेक्ट आता है, ये एक फिर गैप आ सकता है। तो यही इन्होंने फिर कंक्लूजन किया कि देखिए बहुत कुछ नहीं है इसमें डिस्कस करने का। सबसे पहले तो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो आपके डिजाइन से मैच करे, इफ पॉसिबल क्रॉस सेक्शनल पे कम काम करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेरिमेंटल पे ज्यादा काम करें, या ये खुद ही बोलते हैं कि आप एक से ज्यादा मेथड पे काम करें, मिक्स मेथड के ऊपर। ऑथर्स यहां पे लिखते हैं नीचे कि हम एनकरेज करते हैं कि रिसर्चर्स को मल्टीपल स्टडी और मल्टीपल सैंपल्स पे काम करना चाहिए। जैसे या तो मिक्स मेथड कर लें, कुछ आपकी फील्ड स्टडी है और कुछ आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, या आपका क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव मिला के काम कर रहे हैं। इनका बेसिकली ये कहना है कि हर मेथड के अपने कुछ पिटफॉल्स हैं, अपने कुछ फ्लॉ हैं, तो आप एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करें ताकि आप कह सकें देखिए मैंने फील्ड स्टडी की है पर ये बायसनेस थे, इसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंटल किया, जो स्टडी एक दूसरे के बायसेस को, एक दूसरे की शॉर्टकमिंग्स को मिटिगेट करें। इसीलिए मिक्स मेथड या तो मल्टीपल स्टडी करें और मल्टीपल सैंपल डिजाइन ऐसे काम करें, दैट विल बी द बेटर सिनेरियो। सो दिस वाज अबाउट रिसर्च डिजाइन। 3 पॉइंट इन्होंने मेनली बताए हैं। तो 3 पॉइंट इनके हैं, मिसमैच बिटवीन रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च क्वेश्चन, इसका मैच होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल कम, लॉन्गिट्यूडनल वगैरह ज़्यादा अगर आप ए स्टार के अंदर टारगेट कर रहे हैं। सेकंड, मेजरमेंट ऑपरेशनल इशू, नया अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग को चेंज कर रहे हैं तो इनके बारे में बहुत डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, वेल डिटेल रिलायबिलिटी के बारे में। और मॉडल्स के अंदर कंट्रोल वेरिएबल और मीडिएटर कितने यूज करें, कब यूज करें, उनके एसेंशियल, ये पॉइंट सेकंड सेक्शन में, सेकंड पार्ट में डिस्कस किए गए हैं। होप यू लाइक इट। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।